और बात बिहार चुनाव की करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने नई लिस्ट जारी कर दी है। 18 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं। अब आगे का सवाल यह है कि जो वोटर जोड़े गए हैं उससे किसको होगा फायदा और किसको होगा नुकसान। एक रिपोर्ट के जरिए आइए आपको दिखा दें। और जिन घुसपैठियों की बात हो रही थी उसका क्या हुआ, इस रिपोर्ट में। बिहार में चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी। नई लिस्ट में सबसे खास बात यह है कि एनडीए के कमजोर मगध क्षेत्र में सबसे ज्यादा नए वोटर जुड़े हैं, जबकि मुस्लिम बहुल सीमांचल में काफी कम वोटर्स जुड़े हैं। एसआईआर में जिन घुसपैठियों को लेकर बार बार बातें कही जा रही थी उसमें कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया। जो डेटा दिया गया उसके मुताबिक जो नाम कटे या तो वो डुप्लीकेट वोटर थे या फिर कहीं दूसरे राज्य में रहने लगे या फिर उनके दस्तावेज सही नहीं थे। नई लिस्ट में घुसपैठियों का कोई मामला नहीं होने पर विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। मतदाताओं की संख्या बढ़ने की सबसे बड़ी वजह नए मतदाताओं की संख्या इसमें 14 लाख से ज्यादा है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट। और पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। 75 लाख महिलाओं को फायदा मिलना है, लेकिन अब इसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि महिलाओं के लिए ये स्कीम है तो फिर इस पर सवाल क्यों। जी हाँ, सवाल तारीखों को लेकर के भी है और ये नोट किसका खेल बिगाड़ेगा और किसको फायदा पहुंचाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में महिलाओं के खाते में भेजी जा रही 10,000 की राशि अब विवादों में घिर गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 75 लाख महिलाओं को ये राशि भेजी जा चुकी है। बाकी महिलाओं को ये राशि अलग अलग समय में भेजी जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस विवाद में क्या है। इसमें बड़ी बात तारीखों को लेकर है, यानी जिस दौरान बिहार में चुनाव चल रहे होंगे उस दौरान भी महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे होंगे। अब इसी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश है, तो वहीं सत्ता पक्ष इसका बचाव कर रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि राशि भेजने की जो तारीख तय की गई है वो कौन सी है। महिलाओं के खाते में राशि 3, 6, 17, 24 और 31 अक्टूबर को भेजे जाएंगे। वहीं नवंबर में ये 7, 14, 21 और 28 नवंबर को राशि भेजी जाएगी। विधानसभा चुनाव के बाद भी ये जारी रहेगी, यानी दिसंबर में 5, 12, 19 और 26 दिसंबर को ये राशि भेजी जाएगी। ऐसा ही विवाद लाडली बहन योजना को लेकर भी हुआ था। विपक्ष के लिए मुश्किल यह है कि उसने अगर ज्यादा विरोध किया तो उसे महिला विरोधी करार दे दिया जाएगा और न किया तो यह राशि मतदाताओं को प्रभावित करेगी। ऐसे में विपक्ष के नेता इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि आखिर करें तो करें क्या। पटना से सोमू आनंद, एनडीटीवी इंडिया के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हमला हुआ है। इस हमले को लेकर उनके घर वालों ने क्या कहा, विपक्ष ने क्या कहा, सुनिए। ये है लखनऊ जेल में सजा काट रहे यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी नेता गायत्री प्रजापति। गायत्री प्रजापति के ऊपर जेल में हमला हो गया, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के KGMU ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। एक सातिर अपराधी था वो। क्या नाम है उसका? विश्वास। काफी दिन से बंद है। आराम से पूछिए। हम तो अभी ठीक, हमारी जान बची है। अरे वो अचानक हुआ था, क्या हुआ? ये क्या पहले से भी आपसे इसने विवाद किया? हमारा किसी से विवाद नहीं था। गायत्री प्रजापति की विधायक पत्नी महाराजी प्रजापति और उनकी बेटियां भी अस्पताल पहुंची। बेटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई कि उनके पिता के साथ इंसाफ किया जाए। उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है, वो वहाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो हमें बुलाए और हमसे मिले और हमारी बात को सुने। और न्यायपालिका से यही उम्मीद और न्याय मांगती हूँ मैं कि कम से कम आंखों पे पट्टी न बांधे रहे। मेरे पिता निर्दोष है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गायत्री प्रजापति पर हमले के मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने इस मांग को भी दोहराया है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए उन पर हमले की। ये गंभीर विषय है कि उत्तर प्रदेश में कोई कहीं भी सुरक्षित नहीं है। गायत्री प्रजापति दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा काट रही हैं। बीमार होने की वजह से उन्हें जेल अस्पताल में रखा गया है। जिस कैदी पर हमले का आरोप लगा है वो साफ सफाई का काम कर रहा था। और उत्तर प्रदेश की जेल से आज एक बड़ी खबर आई। अतीक अहमद के बेटे को नैनी जेल से झांसी शिफ्ट कर दिया गया है। इस दौरान उसका एक बयान बहुत चर्चा में है। आप ये रिपोर्ट भी देखिए।
पिछले 3 साल से प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को आखिर झांसी की जेल में शिफ्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? सूत्रों के मुताबिक नैनी जेल में अली अहमद की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। नैनी सेंट्रल जेल में बंद अली की बैरक से 4 महीने पहले नकदी मिली थी, जिसके बाद शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए एक डिप्टी जेलर और एक हेड वार्डन को निलंबित कर दिया था। इस घटना के बाद अली को हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट कर दिया गया था। ये भी सामने आया कि अली से ऐसे कई लोग जेल में मिलने आते थे जिन पर जेल प्रशासन को शक था। यही नहीं, बीच में ये खबर भी आई थी कि अली ने अपने बैरक में LED टीवी लगवाने की मांग की है। हालांकि जेल प्रशासन ने जेल मैनुअल का हवाला देते हुए ऐसी सुविधा देने से इनकार कर दिया था। अली पर अपने ही रिश्तेदार प्रॉपर्टी डीलर जीशान उर्फ जानू से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप है। मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और न सताया जाए। जो कुछ हो गया है सो हो गया है, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा लें। बोलिए और बोलिए। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री, और बोलना कहेंगे। किस प्रकार से सताया जा रहा? जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया। न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिया गया वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। अली प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को हुए उमेश पाल हत्याकांड में भी आरोपी है। इस केस में अतीक के बड़े बेटे मोहम्मद उमर को भी आरोपी बनाया गया है। उमर भी कई मुकदमों में पहले से ही लखनऊ जेल में बंद है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अतीक का एक और बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। 15 अप्रैल 2023 को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।